हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूं 498 है आईपीसी में। अगर आपने फॉलो कर ली, आपने इस चीज को समझ लिया, तो आप सीधा सीधा मुकदमे से बाहर आ जाओगे। क्योंकि देखिए 498 के मुकदमे में झूठा मुकदमा होता है तो अधिकतर हमको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। बहुत बार होता है कि हमारे एंड पे कोई मिस्टेक होती है, हम चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते और 498 के झूठे मुकदमे में भी हमें सजा हो जाती है। इससे संबंधित कुछ वीडियोस, दो वीडियोस में अभी हाल ही में लेके आया था, जहां पर एक लड़के को 498 323 और डीपी एक्ट में सजा हो गई थी। उत्तराखंड का ये मामला था और जब सजा हो गई उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने उसकी अपील फ्रेम करी थी। तो वो वीडियो मैं प्रॉपर आपके लिए लेकर के आया था। तो ऐसा भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। 498 है तो सभी के मामलों में। और दोस्तों, यदि एक बार सजा पड़ गई तो बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में। तो इसलिए आपको इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। और आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जिस पर आप ध्यान देंगे तो ये जो लापरवाही वाली बात है बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। देखियो 498 ए के केस में ना आईओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं पुलिस के स्तर पे बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस स्टेशन में तो आईओ होता ही है, लेकिन जब वो चार्जशीट फाइल कर देता है और मामला कोर्ट में आ जाता है उसके बाद बात कर रहा हूं। आईओ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जांच उसी ने करी है। यदि आप उसकी जांच को ही गलत साबित कर देंगे, आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको सब समझाने वाला हूं आज के इस वीडियो में डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए इस प्रकार की कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, जब आपकी चार्जशीट फाइल हो जाती है, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद बारी आती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जितने भी गवाह पुलिस ने लिए होते हैं उनकी गवाही कराई जाती है। उन गवाहों में लड़की होती है, लड़की के माता पिता, घर वाले हो सकते हैं, पुलिस वाले होते हैं जिनमें आईओ होता है, फायर राइटर होता है, और भी हो सकते हैं कांस्टेबल वगैरह। इसके अलावा शायद कोई स्वतंत्र गवाह भी हो, हालांकि बहुत कम होता है ऐसे मामलों में। तो ये गवाह होते हैं, इनकी एक एक करके गवाही कराई जाती है। इनमें दोस्तों जब आईओ साहब की गवाही होती है ना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपके ऊपर पूरा मामला फ्रेम करने वाला आपका आईओ ही है। उसी ने जांच करी, उसी ने केस डायरी लिखी, उसी ने सब कुछ किया हुआ है। तो सब कुछ इसकी गवाही पर डिपेंड करता है। तो जब ये गवाही देने आएंगे, प्रोसिक्यूशन इसकी मुख्य परीक्षा कराएगा, उसके बाद आपको मौका मिलेगा इनकी प्रति परीक्षा का, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब दोस्तों, इस क्रॉस एग्जामिनेशन में आप आईओ से सब कुछ निकलवा सकते हो। देखो, ऐसा होता है, आईओ आज के समय पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मामलों में क्या होता है, आईओ साहब चार्जशीट फाइल कर देते हैं, लेकिन वो मौके पे एक बार जाते भी नहीं। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे खुद के पास चल रहे हैं जहां पर आईओ ने थाने पे बैठे बैठे सारी कार्रवाई कर दी। कायदा यह बनता है, जहां की घटना बताई गई है वहां पर आईओ जाएगा, जाकर के पूरी तफ्तीश करेगा, हर चीज को देखेगा, वहां जाके नक्शा नजरी बनाएगा, सारा काम करेगा, वहां पे जांच करेगा, उसके बाद इस मुकदमे में आगे चार्जशीट फाइल करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखने में क्या होता है, ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जहां पर आईओ सारी प्रक्रिया को फॉलो करता है। आईओ कुछ भी फॉलो नहीं करता, वो थाने में बैठता है, वहीं चार्जशीट फ्रेम करता है, वहीं नक्शा नजरी बनाता है, वहीं मेमो बनाता है और चार्जशीट फाइल कर देता है। तो दोस्तों, जब ये आईओ आपके पास आता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इससे सबसे पहले ये पूछिए जांच के बारे में इसकी। आप इससे पूछिए कि जब ये मामले की एफआईआर आपके पास दर्ज हुई थी तो उस समय पे क्या आपने अभियुक्त गणों को थाने पे बुलाया था। वो कहेंगे हाँ जी बुलाया था। जब आपने उनको थाने पे बुलाया था तो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में उन्होंने आपको क्या बताया। उसके बाद आप पूछेंगे कि जो अभियुक्त गण हैं, क्या उन्होंने आपको कोई सबूत दिए थे अपनी बेगुनाही के। जैसे कि फॉर एग्जांपल 313 धारा लगी हुई थी, तो क्या उन्होंने 313 के लिए कोई सबूत दिए थे आपको, या कोई और धारा थी उसके लिए सबूत दिए थे आपको। तो आइयो इसमें नहीं भी कह सकता है, हाँ भी कह सकता है, जैसा उसने अपनी जांच में दिखाया होगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आईओ साहब को आप जो भी सबूत देते हैं वो बाय पोस्ट भेजें, ताकि उसकी रिसीविंग आपके पास हो कि आपने भेजे। और आईओ अगर उस समय पर डिनाई कर देता है कि नहीं कोई सबूत नहीं दिए, क्योंकि हो सकता है उसने धाराएं रखी हो लेकिन उसके सबूत आपने दे दिए हो कि भाई ये धाराएं आप पे नहीं बनती, और आईओ साहब डिनाई कर दे नहीं इसने तो सबूत नहीं दिए, तो आपके पास वो रिसीविंग एटलिस्ट रहेगी कि आपने सारे सबूत आईओ को दिए थे, और आईओ गलत साबित हो जाएगा। इसलिए आप जो भी एविडेंस आईओ को देते हो वैसे भी दिखा दो और बाय पोस्ट भी जरूर भेजो। अब इतना निकलवाने के बाद आईओ से फिर आप ये पूछिए कि ये जो लड़का है, ये जो लड़की ने घटना दिखाई है, ये पर्टिकुलर जगह की दिखाई है, लाइक मान लेते हैं बैंगलोर की दिखाई है, और आईओ साहब कानपुर के हैं, केस कानपुर में चल रहा है। तो आप आईओ साहब से पूछिए कि क्या आप बैंगलोर गए थे जांच के लिए। तो आईओ साहब या तो कहेंगे गए थे या तो कहेंगे नहीं गए थे। और बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जहां पे झूठ लिख देते हैं कि हम बैंगलोर गए थे, जबकि नहीं गए होते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए, ताकि जांच में कोई चीज ऐसी ना आए। तो खैर, अब वो कहेंगे या तो गए थे या तो नहीं गए थे। नहीं गए थे बोलते हैं तो आप पूछे क्यों नहीं गए थे, जब घटनाक्रम वहां का था तो आपने थाने में बैठ के कार्रवाई कैसे कर ली, आपको वहां जाना चाहिए था। ये नियम है, ये कानून है कि आपको मालूम नहीं है। अब वो बोलेगा मालूम है या नहीं है, एक आंसर देगा उसमें से, आईओ फंसेगा 100%। और अगर आईओ कहता है कि हाँ भाई मैं तो बैंगलोर गया था,
और आपने लड़के से पूछा हुआ, लड़का कहता है नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई नहीं आए थे, तो यानी अब इस पे आईओ झूठ बोल रहा है। तो आप आईओ से फिर पूछिए कि ठीक है आप बैंगलोर गए थे, किस तारीख को गए थे, वो तारीख बताएगा। फिर आप पूछो कि आपने जीडी में एंट्री करी थी इसकी, क्या आपने थाने की जीडी में इसकी एंट्री करी थी, आप इतनी तारीख को बैंगलोर गए थे, किस मीडियम से गए थे, फ्लाइट से गए थे, किस चीज से गए थे। अब दोस्तों कभी नहीं कहेगा किसी भी पब्लिक व्हीकल से गए थे, वो कहेगा मैं अपने व्हीकल से गया था। पब्लिक व्हीकल से कहेगा तो सरकारी उससे उसको पैसा मिलता है, तो फिर आप उस पर आ जाओगे कि भाई आपको ठीक है फिर सरकार से इतना पैसा मिला होगा, आपने क्लेम किया होगा। अगर आप वहां पे गए हैं 15,000 रुपए की टिकट लगा करके फ्लाइट से, तो 15,000 रुपए आपने गवर्नमेंट से क्लेम किया होगा, तो वो आप दिखाइए रसीद कहां पे आपने क्लेम किया सरकार से पैसा। वो इसलिए वो जनरली इस चीज को अवॉइड करेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया, वो कहेगा मैं अपने व्हीकल से गया। फिर आप उससे आगे पूछिए कि क्यों आप अपने व्हीकल से क्यों गए, आपका पर्सनल केस था क्या, जो आप इसमें जो है इतने हजारों रुपए का तेल लगा करके वहां पे गए और वापस भी आए, और आप अपने व्हीकल से गए तो उस व्हीकल का नंबर आपने थाने की जीडी में एंट्री करी। आईओ फंस जाएगा बुरी तरीके से। अगर वो कहता है कि मैं अपने व्हीकल से गया था, तो पहले तो इस बात का जस्टिफिकेशन दे कि जो इस व्हीकल में 10,000 रुपए का तेल लगा वो क्यों डलवाया, और दूसरा ये बताओ जिस व्हीकल से आप गए थे उसके नंबर के सही थाने की जीडी में एंट्री करी। इन सब चीजों का दोस्तों नेगेटिव जवाब होगा आईओ के पास। आप आईओ से इतना कुछ निकलवा सकते हो, ये तो केवल मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए। आईओ खेल जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा क्या करना है क्या बोलना है। और दोस्तों हमने कचहरी में बहुत कुछ देखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आईओ से आप जितने सवालों के जवाब निकलवा सकते हो निकलवाओ, उसमें से बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आएंगी, जिनसे आपका 498 साबित हो जाएगा कि आईओ ने जांच ही ठीक से नहीं करी। अब अगर उसे जांच ही ठीक से नहीं करी तो यानी मुकदमा ही गलत बना, मुकदमा ही गलत बना तो फिर आप समझ सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको बिल्कुल जड़ से पेड़ काटना है ना, तो आईओ को पकड़ लीजिए, और आईओ की जो क्वेश्चनिंग हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दमदार, बहुत सख्त, बहुत हार्ड कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। कुछ उदाहरण मैंने बताए हैं, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।